नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नया वीडियो लेके आए हैं जिसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस मल्टीपल सिनेरियोज चेक बाउंस के मैटर्स में, खासकर एक ऐसी सिचुएशन अगर एक कंप्लेंट, चेक डिसऑनर की कंप्लेंट फाइल की जाती है कंपनी के अगेंस्ट। नॉर्मली कंपनी बनती है एक्यूज नंबर 1। उसके बाद जो कंप्लेनेंट हैं, जो रिमेनिंग डायरेक्टर्स हैं, सिग्नेटरी डायरेक्टर्स एज वेल एज द रिमेनिंग डायरेक्टर्स, उनको को एक्यूज बना देती है। तो आज वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो आंसर्स टू वेरियस क्वेश्चंस लाइक कि अगर आप नॉन सिग्नेटरी हो और डायरेक्टर हो और आपको को एक्यूज बना दिया गया है, तो क्या आपकी लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली अराइज हो जाएगी चेक डिसऑनर के केस में। दूसरा क्वेश्चन कि आप केवल अगर डायरेक्टर हो किसी कंपनी में और उस कंपनी का चेक डिसऑनर्ड हो जाता है, तो क्या मेयरली डायरेक्टर होने के कारण ऑटोमेटिकली आपकी लाइबिलिटी, वाइकेरियस लाइबिलिटी चेक डिसऑनर केस में बन जाएगी। तीसरा क्वेश्चन कि अगर कंप्लेनेंट ने आपके अगेंस्ट एलिगेशंस ही नहीं लगाए अपनी अवर्मेंट्स में, कंप्लेंट की अवर्मेंट्स में, तो क्या आपकी लाइबिलिटी ऑटोमेटिकली अराइज हो जाएगी क्योंकि आप डायरेक्टर थे। और अगर हम कंप्लेनेंट के पर्सपेक्टिव में बात करें, तो कंप्लेनेंट को अपनी कंप्लेंट में अगर नॉन सिग्नेटरी डायरेक्टर्स को एक्यूज बनाना है, तो कंप्लेनेंट को कौन सी बातों को ध्यान रखना पड़ेगा सो दैट कल को अगर एक्यूज्ड क्वेश्चनिंग पिटीशन के लिए जाता है, तो एक्यूज जो है नॉट जस्ट इन द ट्रायल बट इवन इन द क्वेश्चनिंग पिटीशन में भी प्रॉपरली फेल हो जाए। तो इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर्स आज हम इस वीडियो में देंगे इन व्यू ऑफ द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन द मैटर ऑफ HDFC बैंक लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनदर। ये जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 22 मई 2025 को दी थी और ये जजमेंट जो थी 2 जज बेंच थी, जिसमें ऑनरेबल जस्टिस मनोज मिश्रा और ऑनरेबल जस्टिस KV विश्वनाथन थे। बिफोर गोइंग फर्दर इन दिस वीडियो, आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक पा सकते हैं जिसमें हमने रीसेंट जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो आई हैं चेक बाउंस में, उसमें हमने डिटेल में वीडियोस बना रखी हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और रूल ऑफ द लॉ जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इन व्यू ऑफ चेक बाउंस के मैटर्स में है उसको समझ सकते हैं। So let us now move further in this video and understand the factual context of this judgment and जो हमारे क्वेश्चंस थे हमने जो रेस करें और उनके आंसर्स इस जजमेंट को बेस रखते हुए समझने की कोशिश करते हैं। हम इस वीडियो में ब्रीफ फैक्ट्स एंड टाइमलाइन समझने की कोशिश करेंगे। हम ये समझेंगे कि ये कैसे जो जर्नी थी ट्रायल कोर्ट से होते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची और देन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वेरियस ओल्ड जजमेंट्स को भी रेफर करा, उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड फाइनली इस जजमेंट का ऑपरेटिव पोर्शन क्या था, इस जजमेंट ने क्या प्रिंसिपल्स को अपहेल्ड किया इन व्यू ऑफ द कंप्लेनेंट एज वेल एज इन व्यू ऑफ द अक्यूज्ड के पर्सपेक्टिव से इन प्रिंसिपल्स को हम समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट अस नाउ फर्स्ट डिस्कस द ब्रीफ फैक्ट्स एंड टाइमलाइंस ऑफ द इवेंट। इस मैटर में लगभग सितंबर 2016 को लोन एग्रीमेंट का फैसिलिटी दिया गया कंपनी को। लगभग लोन की जो अमाउंट थी 8 करोड़ रुपीस थी और उस लोन को फैसिलिटेट करने के लिए वेरियस लोन एग्रीमेंट्स एंड प्रोमिसरी डिमांड नोट भी एग्जीक्यूट किया गया। उसके बाद जब 2018 के टाइम में जब कंपनी ने EMI नहीं पे करी, तो देन कंपनी का जो अकाउंट था NPA डिक्लेयर कर दिया गया बाय द बैंक। उसके बाद जब बैंक की तरफ से सारफेसी की प्रोसीडिंग्स या दूसरे नोटिस गए, तो जो एक्यूज पर्सन थे, जो एक्यूज कंपनी थी, उन्होंने चेक इशू करा लगभग 6 करोड़ 2,04,217 और ये जो चेक्स थे डिसऑनर्ड हुए। उसके बाद कंप्लेंट फाइल करी गई और जैसे ही कंप्लेंट फाइल करी गई उसमें वेरियस जो को एक्यूज थे, डायरेक्टर्स थे, उनको भी समन्स इशू किया गया इंक्लूडिंग द रिस्पोंडेंट नंबर 2।
अब जब सम्मन्स का ऑर्डर रिस्पोंडेंट नंबर 2 के पास पहुंचा, तो वो जो सम्मन्स का ऑर्डर चैलेंज करने के लिए जो रिस्पोंडेंट थी, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के पास पहुंच गई और उसको क्वेश्चन की प्रोसीडिंग्स उन्होंने फाइल करी, और बॉम्बे हाई कोर्ट एक्चुअली अलाउड द क्वेश्चन ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड अगेंस्ट द रिस्पोंडेंट मिसिस रंजना शर्मा। इस ऑर्डर को चैलेंज किया बैंक ने बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, एंड दैट्स वेयर वी गेट टू नाउ लर्न द कैसे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैक्ट्स को एनालिसिस किया, किस तरह से प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया, एंड हाउ डिड वी गेट टू द फाइनल जजमेंट इन दिस मैटर। अगर हम ट्रायल कोर्ट के डिसीजंस के बारे में बात करें, जो कपल ऑफ फैक्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड इज, HDFC बैंक ने क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करी थी, और जो कंप्लेंट फाइल करी थी, एक्यूज नंबर 1 तो कंपनी थी, एक्यूज नंबर 2 जो थी मिसिस रंजना शर्मा थी। उसमें पनिशमेंट एज वेल एज फाइन की प्रेयर थी, जो टिपिकली एक चेक बाउंस कंप्लेंट में होता ही है। जो एक्यूज नंबर 2 से 4 थे, इंक्लूडिंग द पर्सन जिसके अगेंस्ट क्वेश्चन पिटीशन बॉम्बे हाई कोर्ट ने अलाउ कर दी थी, they were the directors responsible for the day-to-day affairs, management and working of the accused number 1 company. So एक basic averment complaint में डाल रखी थी। Accused number 2 to 4 personally approached the bank for the credit facility. So these are some basic facts जिसके बेसिस के ऊपर ही कंप्लेनेंट ने, जो कि HDFC बैंक था, उसने कंपनी को लोन फैसिलिटी को प्रोवाइड किया था। अब इन बेसिक फैक्ट्स को ध्यान में रखते हुए लंदन ट्रायल कोर्ट ने समन्स इशू कर दिए, नॉट जस्ट टू वन एक्यूज नंबर 1 जो कि कंपनी थी, बट ऑल्सो टू द एक्यूज अदर एक्यूज जो कि डायरेक्टर्स थे। अब जब समन्स इशू हुए, इन समन्स को मिसिस रंजना शर्मा ने चैलेंज किया बिफोर द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया, और रीजन क्या था क्वेश्चन का, दैट द कंप्लेंट हेल्ड टू लैक सफिशिएंट एवर्मेंट्स टू अट्रैक्ट द वाइकेरियस लायबिलिटी। सो एज पर द ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट, कंप्लेंट में स्पेसिफिक एवर्मेंट्स अगेंस्ट मिसिस रंजना शर्मा नहीं थे, राइट? इस कारण से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो क्वेश्चन पिटीशन जो थी क्वा दी रंजना शर्मा, वो अलाउ कर दी। और ऑनरेबल हाई कोर्ट का मानना था कि मेयर डेजिग्नेशन एज ए डायरेक्टर हेल्ड इनसफिशिएंट टू फासन द लायबिलिटी फॉर द कंपनीज एक्ट। अब इस ऑर्डर को जब चैलेंज करने के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास HDFC बैंक गए, तो देन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास की क्वेश्चन ये था, whether the high court was justified in quashing the complaint against Mrs. Ranjana Sharma for alleged lack of necessary averments under section 141 of the NI Act. So this becomes very critical for, अगर आप एक्यूज के एडवोकेट हो या आप कंप्लेनेंट के एडवोकेट हो, टू अंडरस्टैंड कि चेक डिसऑनर के केस में जब एक कंपनी इन्वॉल्व है और को एक्यूज जो कि डायरेक्टर्स हैं या फिर कोई सिग्नेटरी है ऑफ द कंपनी है, तो उस केस में किस लेवल की डिटेलिंग आपको देनी पड़ेगी इन द कंप्लेंट, सो दैट अगर आप कंप्लेनेंट हो तो आपकी कंप्लेंट सक्सेसफुली ट्रायल को फेस कर सके, और अगर आप एक्यूज्ड हो तो आपको किन बातों का ध्यान में रखना पड़ेगा, सो दैट आप क्वेश्चन पिटीशन में आराम से सक्सेसफुली अपने आप को रिलीज करवा सको। तो इसके लिए अपने को सेक्शन 141 becomes very critical for us to understand. सेक्शन 141 ऑफ द NI एक्ट जो है वो हेडर है उसका, ऑफेंस बाय कंपनीज। अगर हम सिर्फ ये पैरा को थोड़ा सा ध्यान में समझने की कोशिश करें, लेट मी रीड आउट फॉर यू। इफ द पर्सन कमिटिंग एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 इज ए कंपनी, सो अगर जो ऑफेंस था, जो चेक डिसऑनर का मैटर था, जो चेक इशूड चेक था, वो कंपनी का चेक था, ओके, सेक्शन 141 तभी इन्वोक होगा। अगर वो कंपनी का चेक था तो एवरी पर्सन हु, इट्स इंपॉर्टेंट, every person who at the time the offense was committed,
who was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company. तो जब ये डिसऑनर्ड चेक का कॉज ऑफ एक्शन इनिशिएट हो जाता है, तो देन उस समय में अगर कोई व्यक्ति जो कि रिस्पॉन्सिबल था, ही वाज इन चार्ज था या रिस्पॉन्सिबल था फॉर द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ द कंपनी, देन दैट person shall be deemed to be guilty of the offense and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly. तो इसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ नॉन सिग्नेटरी हो तो आपकी लाइबिलिटी नहीं आएगी. क्वेश्चन इज दिस, क्या आप रिस्पॉन्सिबल हो कंपनी के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए? इफ द आंसर इज यस, देन सेक्शन 141 आपके अगेंस्ट इन्वोक हो जाएगा. लेकिन सेक्शन 141 में डिफेंस भी अवेलेबल है. वो दो डिफेंसेस क्या है? फर्स्ट डिफेंस इज provided that nothing contained in this subsection will render any person liable to punishment if he proves first the offense was committed without his knowledge. या तो वो व्यक्ति जिसके अगेंस्ट कंप्लेनेंट ने को एक्यूज बना रखा है उस व्यक्ति को, देन अगर वो व्यक्ति ये बोल दे कि ऑफेंस वाज कमिटेड विदाउट हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज में नहीं था, he has to bring forward all the necessary evidence by establishing that he was not aware of the commission of this offense, या he had exercised all the due diligence to prevent the commission of such offense. इन्हीं दो कंडीशंस में जो व्यक्ति है उसकी वाइकेरियस लाइबिलिटी फॉर द कंपनीज ऑफेंस नहीं बैठेगी जब तक वो दो में से कोई एक कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे. सो दिस इज व्हाट ओवरऑल सेक्शन 141 की रिक्वायरमेंट है फॉर द कंप्लेनेंट, फॉर द एक्यूज पर्सन टू फेस द ट्रायल. So let's now understand how the Honorable Supreme Court has analyzed this section and what are the various principles again and again upheld by the Honorable Supreme Court. The first is interpreting section 141 of the NI Act. अगर इसको हम context को Honorable Supreme Court के analysis को समझने की कोशिश करें, so the court clearly said that liability extends to persons in charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of offense. So section 141 की ये requirement है. Honorable Supreme Court also held that complaint जो थी इस केस में stated that accused directors were responsible for day-to-day affairs, management and working of the company. So ये जो phrase है that accused were directly responsible for day-to-day affairs, management and working of the company, this is equivalent to the statutory phrase जो कि है in charge of the and responsible for the conduct of business. So Honorable Supreme Court held that अगर इस लेवल की Averments complaint में है तो it means the complainant has satisfied the requirement of section 141 of the NI Act. Second, crucial averments अगर हम बात करें, accused person का और even the Honorable Bombay High Court also agreed to the view of the accused person, जो कि ये था कि एक बड़ी generic language has been disclosed by the complainant in its complaint against the accused number 2. So Honorable Supreme Court actually rejected this contention of the accused person. Honorable Supreme Court said that that section phrases must be reproduced verbatim like a mantra. No, this is not the requirement of the section 141. So if you are disclosing the facts which brings up the intention as required in the section 141,
you satisfy the requirement of section 141. The complainant does not need to verbatim copy paste the content of section 141 in the complaint to establish the vicarious liability of the accused person. So the court relied upon the judgment of A.K. Singhania versus Gujarat State Fertilizers and held that no prescribed form for pleadings verbatim reproduction of statutory language is absolutely unnecessary. So the basic principle the Honorable Supreme Court relied upon in this judgment was the substance will prevail over the form. So this principle helps the complainant to set aside this order of the Honorable Bombay High Court. नेक्स्ट, हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप नॉन सिग्नेटरी हो और डायरेक्टर हो तो क्या आपकी स्टिल लाइबिलिटी बनेगी एक चेक बाउंस के मैटर में या नहीं। तो उसका क्वेश्चन का आंसर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी थ्रू वेरियस जजमेंट्स दिया है और इस जजमेंट में एक तरह से रीआइट्रेट किया दैट लाइबिलिटी इज नॉट कन्फाइंड टू द चेक सिग्नेटरी। जिस व्यक्ति ने मैनी टाइम्स डायरेक्टर्स ही साइन करते हैं, तो जिस डायरेक्टर ने साइन किया है वो तो लाइबिलिटी उसकी मानी जाएगी, लेकिन जो नॉन सिग्नेटरी डायरेक्टर्स हैं अगर दे आर इन्वॉल्व इन operations of the company, they are in charge and responsible for the conduct of the business at the time of the offense, then they are liable for the for facing the trial in the check bounce matter. So therefore the Honorable Supreme Court held that accused number 2 was shown to be involved in the day-to-day affairs. So therefore sufficient averments are there against the Mrs. Ranjana Sharma so that section 141 can be invoked against this accused number 2. So next question comes to our mind is, अब हमें कंप्लेंट के अंदर किस लेवल की डिटेलिंग डालनी पड़ेगी कि ओके हमारे पास 5 डायरेक्टर्स हैं, तो उन पांचों डायरेक्टर्स की किस लेवल की डिटेल हमें डालनी पड़ेगी कि उनका डे टू डे अफेयर्स में कंपनी के ऑपरेशंस में किस तरह का इन्वॉल्वमेंट था जिससे उनकी वाइकेरियस लाइबिलिटी जो है सेटअप करी जा सके। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस इशू को एड्रेस किया इस जजमेंट में। The court rejected the contention that minute role-wise pleadings are mandatory for each director. So, complainant को जो information पता होगी, मान लो कि complainant ने ये information डाली इस check dishonor के केस में कि that so all the directors who are made co-accused in this complaint वो जो हैं आए थे बैंक में, उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किए, उनके कारण ही जो है लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करी गई कंपनी को। अब सेइंग दैट ओके एक्यूज नंबर 2 का ये रोल था, उसके अंदर एक्यूज नंबर 3 का ये रूल था, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हेल्ड कि आपको माइन्यूट डिटेल नहीं डालनी, आपको एक फेयर लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन डालनी है, बेसिक इंफॉर्मेशन डालनी है, जिससे आप की अवर्मेंट से ये क्लियर कट आ जाए कि ओके दीज एक्यूज्ड पर्संस वर इन्वॉल्व्ड इन द डे टू डे अफेयर्स in the management of the company, in the operations of the company. So detailed administrative roles lies within the special knowledge of the company and its directors, और ये जो information है one cannot expect कि complainant को पता हो. So complainant is expected to only have the general knowledge of who is in charge of the company affairs. इसके अलावा कंप्लेनेंट से आप इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन एक्सपेक्ट करना, इट शुड नॉट बी इन क्वेश्चन एटलीस्ट एट द टाइम ऑफ क्वेश्चनिंग पिटिशन. सो onus shifts to the accused persons to prove lack of responsibility and this should happen during the trial. So accused person अगर co-director है, उसकी against averment है that he was involved into day-to-day operations. So this averment is
sufficient for the accused person to face the trial. He cannot run towards the Honorable High Court and get success in the quashing petition. So Honorable Supreme Court actually relied on various earlier judgments of the Honorable Supreme Court only. SMS Pharmaceutical Limited, then Monaban Ketanbai, AK Singhania, SP Money, Ashok Shevakar Money. So these were the various judgments which the Honorable Supreme Court has relied upon. And obviously, if we see the SMS Pharmaceutical, that necessary averments under section 141 are required, but no parrot like repetition. So clearly जो statutory language है उसका जो substance है, that should come in the complaint, not the exact language. You the complainant हो अगर आप, तो आपको exact verbatimly कॉपी नहीं करना statutory language को. इफ यू आर ब्रिंगिंग आउट द फैक्ट्स जिसके कारण से आपका सेक्शन 141 का मैंडेट सेटिस्फाई होता है, दैट इज सफिशिएंट to invoke the section 141 against the directors, against the persons who are responsible for the conduct of the company affairs. एंड फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के अंदर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट set aside the quashing order and held that High Court completely unjustified in quashing proceedings and thus allow the appeal. So अगर हम ऑपरेटिव पोर्शन ऑफ द जजमेंट को देखें तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था डेटेड 10th of January 2024 सेट असाइड हुआ. सो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट का जो ऑर्डर था इशूइंग समन्स अगेंस्ट द एक्यूज नंबर 2, उसको रिस्टोर कर दिया गया. And basic principles is the substance over form should be followed rather than replica of the exact statutory language of section 141. And sufficiency of the averments, if let's say if averments in the complaints include that yes, so and so accused person was involved in the day-to-day affairs of the company, then the accused person cannot run under the 482 CRPC and file a quashing petition. He or she has to face the trial, and in the trial he or she has to establish that they were not involved in the day-to-day affairs. The commission of offense has happened in the absence of their knowledge. Okay, or in fact जो 141 में another defense है, they were due diligent in ensuring that the check should not get dishonored. So that burden of proof is not on the complainant. Once the general averments are made, the onus shifts entirely to the accused director to disprove responsibility during the trial itself. So अगर हम इसको कंक्लूजन में जाएं, कंप्लेनेंट के पर्सपेक्टिव से समझें, तो डेफिनेटली अगर आपने इवन अगर जनरल अवर्मेंट भी डाल रखी है अपनी कंप्लेंट में को एक्यूज डायरेक्टर्स के अगेंस्ट, तो दिस जजमेंट विल हेल्प यू, दिस जजमेंट विल स्ट्रेंथन योर केस and will discourage hyper technical objections to the pleadings under section 141 of the NI Act. So this judgment actually advances the object of the NI Act, that to deter check dishonor and preserve the commercial credibility. Whereas from the accused perspective अगर हम बात करें तो firstly there must be an averment against you in the complaint. If there is no averment against you, that you are not responsible for the day-to-day affairs of the company, or you were not the participant while seeking loan by the company, then you may have a chance to get the summons order quashed. Well, if there are general averments against you in the complaint, then this judgment you should consider this judgment in your mind, because there are fair chances that you may not succeed at the honorable high court level
in your quashing petition because of this judgment. So ensure that you work on other defenses that will help you to face the trial successfully. I hope this judgment would help you to understand the how the liability of the directors who are made co-accused can be established in a check dishonored complaint, एंड एक्यूज कैसे कंप्लेंट को एनालाइज कर सकते हैं टू सक्सेसफुली come out of the trial of the check dishonored case. Feel free to share this video with your friends or other stakeholders who are in the check dishonored matter or who are assisting complainant or the accused person. And in case you wish to continue to receive updates about recent judgments in the check dishonor matter from the Honorable Supreme Court, and then do subscribe to this channel. And thank you very much for going through this video. Jai Hind.